कौन सा नेता उतरेगा जनता की कसौटी पे खरा? किसने बदली शहर गांव और कस्बों की तस्वीरें? किसने पीटे सिर्फ आश्वासन के ढोल? किसके दामन पर लगा भ्रष्टाचार का दाग? जनता उठाएगी अपने सवाल बिना किसी रोक टोक। लोकसभा चुनाव जो कि 2019 का लोकसभा चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। हम इस वक्त बुल्ढाना के इकबाल चौक इस परिसर में हैं, जहाँ पर हम लोगों से राय लेने वाले हैं। तो हमारे साथ आज का जो विषय है बहुजन समाज की सीधी बात, बहुजन समाज की सीधी बात करने वाले इन लोगों से हम यहाँ पर मिलने वाले और उनसे हम जानने वाले उनके चुनावी मुद्दे क्या है, वो किस चुनाव के मुद्दों को लेकर अपना वोट देते हैं और क्या क्या उनके यहाँ पर वोट देने के लिए मुद्दे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। सर बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके, किस तरह का चुनाव है ये और कितना अहम चुनाव है? इस बार 2019 में इस देश में जो लोकसभा की इलेक्शन हो रहे, इस लोकसभा के इलेक्शन में मुद्दे इस देश में, जब से इस देश में संविधान लागू हो गया तब से इस देश में सामाजिक सलोखा के हिसाब से इस देश का संविधान नहीं चल रहा है। सभी समाज के लोगों को हिस्सेदारी इस देश में नहीं मिल रही है, सभी को रोजगार नहीं मिल रहा है, जातीय भावना इस देश में बढ़ते जा रही है। इसके लिए संविधान में स्वतंत्र समता बंधुत्व जो लिखा है उसके मुताबिक इस देश में संविधान नहीं चला रहे। तो बहन कुमारी मायावती जी एक ही नेता है इस देश में कि जो सामाजिक सलोखा रख के इस देश में काम करने वाला है। और ये बुल्ढाना लोकसभा के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार दिए वाले हैं माननीय अब्दुल हफीज अब्दुल अजीज। इस लोकसभा मतदार संघ के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मैं बुल्ढाना के लोगों को ये करता हूँ कि अब्दुल हफीज इनके हत्ती वोट को, निशानी हत्ती, इसको वोट दे के अपना देश का संविधान में भेजना चाहिए। और सामाजिक सलोखा, सभी बेरोजगारी, सभी लोगों की जो मजदूरी है इनको सबको लाभ मिलना चाहिए। इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ। आप बताइए कि क्या 5 सालों में बेरोजगारी जो हो या महिलाओं की सुरक्षा हो पाई है? इस 5 साल में तो ये मनवादी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। अभी तक ये भाजपा सरकार ने दलित मुस्लिमों को बांटने के लिए कांग्रेस वालों ने भाजपा और आरएसएस का डर दिखाकर कांग्रेस ने भाजपा का और आरएसएस का डर दिखाकर दलित मुस्लिमों को के दिल में दोहराई निर्माण की है और इन्हों को बांटने का काम इस कांग्रेस ने किया है। इसीलिए आज के दौर में बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई पर्याय नहीं है। दूसरे कोई भी पार्टी के लोग आज बहुजनों के न्याय के लिए, हक के लिए काम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यही एक पार्टी है कि जो मुस्लिम और दलितों के लिए हक की लड़ाई लड़ सकती है। मैं यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे मैं जानूंगा क्या जनधन की जो अकाउंट यहाँ पर खोले गए, जो बताया गया था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आने वाले हैं, क्या आए आपके? नहीं, अभी तक के तो नहीं आए और ये आने वाली, ये तो एक चुनावी जुमला था। ये तो मोदी ने उसके फ़ायदे के लिए बोला था और सभी को इसका नुकसान हुआ है वोट देके। जो नोटबंदी हुई थी तो उस नोटबंदी का किस तरह का उसका जो है फटका जो है किसको बैठाया? इसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को उसका नुकसान हुआ है और जो छोटे कारोबारी थे उनका उसको नुकसान हुआ है। सरकार ने कहा था कि भाई हमने उज्ज्वला गैस के द्वारा सभी घरों में गैस सिलेंडर दिया है, तो क्या ये योजना सही मायने में खरी उतरी है? ये योजना कुछ पूरी तरह से सक्सेस नहीं है। गरीब आदमी को अगर 100 रुपये में सिलेंडर देते हैं तो दो बारह उसे सिलेंडर भराने के लिए उसके पास पैसे है क्या? ये मोदी सरकार ने पहले उसका सर्वे करना चाहिए था, बाद में उज्ज्वला योजना लाना चाहिए था ताकि गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल के गैस पे वो अपना रसोई बना सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूपी, बिहार, हर जगह का हमने सर्वे किया, हमारे लोगों के ज़रिए हमने सबके घर में से धुआं निकलते हुए देखा है। ये चुनावी जुमले थे। मोदी सरकार ने 1.25 करोड़ लोगों की बात की, लेकिन तमाम जाति धर्म को लोगों को साथ में लेके चलने की भूमिका उन्होंने 5 साल में कभी बताई नहीं और आगे भी बताएंगे नहीं। इन्हीं लोगों ने, इनके ही सरकार के अंदर हमारा संविधान जलाया गया। दिल्ली के अंदर इन्होंने उन पे कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। ये संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन हम भी यही भारत माँ के लाल है, हम संविधान बदलने नहीं देंगे। इसलिए हमने भी हमारा एक उम्मीदवार महाआघाड़ी का उम्मीदवार डॉक्टर राजेंद्र शिंगने को
मैदान में उतारा है ताकि इस देश का संविधान बचा रहे और ये देश के नागरिकों को हर जात के धर्म के लोगों को साथ में लेके चलने की तैयारी ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी और महाआघाड़ी में जितने भी पक्ष है वो सभी लोगों की है। सर मैं आपको पूछूंगा कि जो सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, क्या वो वादा पूरा हुआ है? पूरी तरीके से फेल हो चुकी है इस सरकार। बेरोज़गार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और इस देश का जो नौजवान है वो बेरोज़गार की ज़िंदगी जी रहा है। अभी तक उनको कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं, कोई उनके लिए विचार नहीं किया गया इस गवर्नमेंट की तरफ से और ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आपके चुनावी मुद्दे क्या है और किसको आप वोट देना चाहोगे? सबसे पहले जो हम है ये मुसलमान जो है हमारा, ये हिंदुस्तान का मुसलमान सेकुलर है और हम सेकुलर पार्टी को ही केंद्र में देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि ऐसी सरकार वहाँ चले जो इस देश को चलाए, जो सभी समाज सभी धर्म जाति के लोगों को लेकर चले और ऐसी सरकार केंद्र में आनी चाहिए। जो पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, तो पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद जो लोगों में जो गुस्सा आया था वो कहाँ तक के जायज़ था? नहीं, गुस्सा जायज़ था उनका, क्योंकि पेट्रोल के दाम वाकई में बढ़े हैं और इस गवर्नमेंट ने पेट्रोल के मुद्दों को लेकर बहुत मर्तबा रोड पर आए हैं जब से, लेकिन इनकी सरकार रही है पेट्रोल के दाम वाकई बढ़ते गए, लेकिन आज तक उसमें कोई कमी नहीं। महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं को सुरक्षा करने के लिए सरकार ने कहा था कि महिला सुरक्षा हम करेंगे, क्या उसमें सरकार खरी उतरी थी? जिस देश के अंदर 7 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, वो देश के अंदर सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है, सुरक्षा के नाम पर तो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। RDX अपने यहाँ पर जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ 200 किलो RDX आता है, तो ये देश के अंदर जो है या तो फिर सरकार की कोई नाकामयाबी बोलेंगे जिसको, सरकार की नाकामयाबी है कि ऐसी जगह जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहाँ 200 किलो RDX पहुँचता कैसे है, ये मुझे नहीं समझ में आता। मेरा सवाल है सर आपसे कि बेरोजगारी हटाने के लिए सरकार ने 2 करोड़ रोजगार खड़े करने का वादा किया था, क्या सही मायने में आपको लगता है कि ये वादा पूरा किया है करके? बिल्कुल नहीं पूरा करे, गलत करे बिल्कुल काम उन्होंने। सरकार का कामयाब नहीं नाकाम सरकार है। तो आप अभी जो 2019 की जो सरकार बनने जा रही है, तो इसमें आप किसको वोट करना चाहिए? हम तो जो भी अब हमारी जो रहेगी महाराष्ट्र के अंदर समझौता हुआ है दोनों पार्टी का, राष्ट्रवादी और कांग्रेस का, उसके हिसाब से वोटिंग करेंगे। जो उज्ज्वला गैस थी, उज्ज्वला गैस का भी यहाँ पर इन्होंने बड़ा बवाल कर ये किया था कि हमने उज्ज्वला गैस देकर पूरी महिलाओं को जो है धुएं से मुक्ति दिलाई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत कम लोगों को दिए, एकदम नहीं के बराबर। खुद देहातों में दिए, शहरों के अंदर किसी को भी नहीं दिए। उज्ज्वला का कोई फायदा ही नहीं हुआ लोगों को। फायदा ही नहीं हुआ। आज भी गरीबों के घर से धुआं ही निकल रहा है और उज्ज्वला के लिए आज 1000 रुपये का सिलेंडर कहाँ से लेंगे लोग? इनकम नहीं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। और मेरा एक सवाल है कि जनधन योजना जो आई थी, तो जनधन योजना में बहुत से लोगों ने अपना अकाउंट वहाँ पर खुलवाया बैंकों में, क्या आपको लगता है कि आपके अकाउंट में जो 15 लाख आने वाले थे वो आए? नहीं, कुछ भी नहीं आया अभी। सिर्फ झूठी बात थी, झूठा आश्वासन था, सिर्फ अपने वोट खाने के लिए, और वोट खाया उन्होंने, अपने साधन कर लिए और बाजू हट गए। सब लोग परेशान है, आज हालात उनके इतने परेशान है ये हुकूमत से, जातिवाद के अंदर सारे लोगों को मुब्तला कर डाले उन्होंने। और जैसे कि ये नोटबंदी के अंदर बहुत से लोगों की जान वहाँ पर गई थी, तो क्या कहेंगे? नोटबंदी की जिम्मेदार ये हुकूमत ही है उसकी। ये हुकूमत ने अगर ये नोटबंदी ना लाती तो इतने लोग नहीं मारते। लाइन में लगा दिए, लोगों को परेशान कर दिए। गरीब कितना परेशान है आज, बड़े बड़े लोग परेशान हो गए उससे, हालात उनके वैसे है। मैं तो बोलूँगा कि जितने लोग बड़े थे उन्होंने ये हुकूमत के लिए खिलाफ उठना चाहिए, सबने उठना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जो 5 साल पिछले 5 साल हुए हैं, तो ये 5 सालों में जो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य का मुद्दा हो या और साथ ही सुरक्षा शिक्षा का मुद्दा हो, ये कहाँ तक के ये सरकार जो है इस पर खरी उतरी है? मेरा कहना तमाम जनता से यही है कि भाई मन की बात कर रेडियो पे करके ना तो जनता का विकास हुआ है, ना सुरक्षा है, और जो युवाओं को जो रोज़गार मिलना चाहिए, तो इन सरकार का मैं कहना ऐसा है कि भाई सुशिक्षित लोगों ने पकोड़े बेचने को ना
और जो महाराज लोग हैं उनको वह लोग मंत्री बना रहे हैं। मेरा सवाल ऐसा है कि जनधन योजना का सरकार ने ये निकाला था कि अकाउंट खोलने के लिए हज़ारों लाखों लोगों ने उस समय अकाउंट खोले हैं, तो उसके अंदर 15 लाख आने वाले थे, तो वो आए क्या? जिन गरीबों ने अपने खुद के पैसे से अकाउंट खोला है जनधन योजना से, तो आज तक के पूरे 125 करोड़ लोगों के एक भी अकाउंट में 15 लाख तो जाने दो, लेकिन 15,000 तक नहीं आए। ये सिर्फ दिखावा है, 1500 तक नहीं आए। आप किस मुद्दों के आधार पर आप वोटिंग करने वाले हो और आप किसकी सरकार देश में चाहते हो? हम पूरे भारत देश में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। वह इसलिए कि उनके इसमें सुरक्षा रहती है और रोज़गार उपलब्ध होता है, कोई मन की बात नहीं होती। किसानों को उनके हक का जो है बोते हैं, बीजवाई जो बोते हैं, उनके माल को जो है वो रास्त भाव मिलता है। इसलिए हम महाआघाड़ी की सरकार चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। काका, आपके अकाउंट में जो है 15 लाख रुपए आए हैं क्या? नहीं, 15 लाख तो नहीं आए, 5 रुपए भी नहीं आए। ये सरकार ऐसी है, लोगों को आश्वासन दे के मार रही, लोगों का खून चूस रही। इधर मजूरियाँ नहीं, इधर खाने को लोगों को मुश्किल पड़ गई। क्या करना क्या नहीं करना, लोग परेशान हैं। हमने पैसों से लिए, लेकिन ये लोगों को जिसने ये सुरक्षा योजना जो मिली है, तो इसमें 100 रुपये में तुमको गैस दिए, लेकिन इस पे क्या करे कि आज 750 रुपये में गैस भर के मिलता। आज 100 रुपये किधर और 750 रुपये किधर। तो ये नीचे खाने के धंधे। मेरा एक ऐसा सवाल है कि अभी आप किसको वोट करेंगे और कैसी आपको सरकार चाहिए? हमको सरकार बोले तो कम से कम हिंदू मुसलमान सब लोग ऐसे सब बरोबर चलाएंगे, ऐसी सरकार चाहिए। इस वजह से हमने मुद्दे मतलब अपना जो मुद्दा है बेरोजगारी, शेतकरी का जो प्रॉब्लम है वो, उसके बाद में जो इन्होंने बोला था कि भाई 2 कोटी बच्चों को अब नौकरियाँ देंगे, तो उस पर ये 4, 4.5, 5 साल में ये सरकार की तरफ से कुछ भी हुआ नहीं। इसके बदल में हमें बदल होना अभी। तो आप यहाँ पर किस सरकार चाहते हो भारत देश के अंदर? यहाँ पे हम लोकशाही आघाड़ी की सरकार चाहते हैं। तो ये लोकशाही आघाड़ी की यहाँ पर सरकार चाहते हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, क्या वो सही मायने में पूरी हो सकी? रोजगाराचे माध्यम महाराष्ट्रात आणि संबंध भारतामध्ये कुठल्याच प्रकारचे या शासनाकडून झालेले नाही आहे। 4.5 वर्षापासून यांनी महामंडळाच्या सर्व नियुक्त्या रोखून धरलेल्या आहे। कुठल्याही महामंडळात अध्यक्ष संचालक यांनी नियुक्त केले नाही। आता निवडणुकीच्या तोंडावरती यांनी महामंडळाचे संचालक नियुक्त केलेले, पण प्रत्येक महामंडळाच्या ठिकाणी पर्याप्त निधी यांनी उपलब्ध करून दिलेला नाही आणि कुठल्या प्रकारचा रोजगार याच्यातून निर्मिती झालेला नाही। राहिला शासकीय नोकऱ्यांचा विषय, शासकीय नोकऱ्यांचा आजच्या तारखेत कुठल्याही प्रकारचा अनुशेष भरून निघालेला नाही आहे आणि मराठा मुक्ती मोर्चाच्या माध्यमातून ज्यांनी अनुशेष भरून काढायचा होता तो त्यांनी काढला नाही। आता विदर्भात मराठा समाज हा कुणबीमध्ये मोडतो आणि त्याला ओबीसीचं सर्टिफिकेट आहे। ओबीसीचं सर्टिफिकेट असल्यामुळे आता अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे ज्या केसेस होतात त्याच्यामध्ये जर जात तुमच्या मराठा असेल टीसीवरती त्यांचेच केसेस होत आहे, कुणबी समाजाच्या केसेस होत नाही आहे। त्यामुळे शासन जे सपसेल युवकांच्या तरी आणि शेतकऱ्यांच्या या दोघी मागण्या आणि जो प्रश्न आहे हे सोडवण्यात अपयशी झालेला आहे आणि इथे बदल निश्चित होणार आणि हवा है। तो इन्होंने यहाँ पर जो मराठा मोर्चा आरक्षण के लिए निकला था, इस पर अपनी बात रखी है। जो मराठा आरक्षण होना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं, ऐसा यहाँ पर इन लोगों ने बताया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जनधन योजना यहाँ पर देश में लाने की बात की थी और लोगों के अकाउंट में जो 15 लाख रुपए आने की बात की थी, क्या सही मायने में वो आ पाई है? जनधन योजना जी पंतप्रधानांनी सगळे समस्त शहरवासी समस्त देशाला आव्हान केलं की आपण जनधन योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या प्रत्येकाचं खातं त्या जनधन योजनेमध्ये काढायला सांगितलं। तिच्यात असं झालं 15 लाख तो सोडा 15 रुपये तरी आजपर्यंत आलं नाही। जनधन योजनेच्या नावाखाली जे अकाउंट काढण्यासाठी लोकांना जो खर्च आला तोच खर्च तो पैसा संपूर्ण पैसा तो बँकामध्ये आज तिथे आहे। जनधन हे फक्त एक फसवी घोषणा होती। जनधनचा लाभ
सामान्य नागरिकापर्यंत पोहोचला नाही। एक निवडणुकीची हवा म्हणून त्यांनी जनधन योजनेचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी हाती घेतला होता। आता यांचा नारा हिंदुत्वाचा नारा आहे। आता कालच त्यांची सभा झाली नरेंद्र मोदी साहेबांची, तिथं विकासाच्या बाबतीत, सुशिक्षित बेरोजगाराला रोजगार देण्याच्या बाबतीत हे तिथं कोणतेच विषय न घेता विरोधकांवर फक्त टीकाच त्यांनी त्या ठिकाणी केलं। आम्हाला असं वाटत होतं की आता काहीतरी नवीन युवकांसाठी, तरुणांसाठी, देशासाठी काहीतरी नवीन आव्हाने या ठिकाणी होतील। पण काल जी यवतमाळमध्ये आपल्या विदर्भात जी सभा झाली ती सभा एकदम विरोधकांच्या विरोधातच झाली। त्यांनी विकासाचा मुद्दा न घेता आता परत त्यांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा त्या ठिकाणी आणलेला आहे। तरी आमच्या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये बदल हा होणारच आहे। 20 वर्षापासून इथे शिवसेनेचा खासदार आहे, ह्या वेळेस ह्या इथं बदल नेहमीच होणार आहे आणि बदल हवाच। जैसा कि इन्होंने बताया कि हिंदुत्व का मुद्दा जब भी यहाँ पर चुनाव होते हैं, भारत के अंदर जब भी चुनाव होते हैं तभी हिंदुत्व का मुद्दा सामने आता है। जब तक जो कि है हिंदुत्व का मुद्दा वैसे धूल खाते हुए नजर आता है। काका, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसी सरकार देश के अंदर चाहते हो? अभी अलग सरकार होना चाहिए। जो 3 उम्मीदवार है यहाँ पे, शिवसेना, राष्ट्रवादी और वंचित आघाड़ी, ये दोनों उम्मीदवार 20-20 साल भोगे हुए इन्होंने अभी तीसरी आघाड़ी की ये होना, सत्ता होना, वंचित आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आने को। आप क्या यानी कि क्या देखकर आप वोटिंग करते हो? क्या आपको क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव करने के लिए कि इस मुद्दों के आधार पर आप वोटिंग करते हो? लोग विकास का मुद्दा होना, विकास हो रहा नहीं यहाँ पे। अभी 2 उम्मीदवार 2 बार चुन के आए हुए, एक आमदार एक खासदार में उन्होंने कुछ किया नहीं करके बदल होना और वंचित आघाड़ी का उम्मीदवार आने को। तो यहाँ पर वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार चुनकर आना चाहिए, ऐसी भी यहाँ पर बात लोगों ने रखी है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, बताइए कि महिला सुरक्षा के बारे में बताया गया था, वो महिला सुरक्षा का मुद्दा 6 महीने में आपको लगता है कि महिला सुरक्षित आहे करके? किंवा या देशामध्ये अजिबात महिला अजिबात सुरक्षित नाही आहे। कारण किंवा भर दिवसा बलात्कार होतात, रात्रीचे बलात्कार होतात, परंतु किंवा कुठल्याच प्रकारची कारवाई केली जात नाही। या देशातला एक किंवा आमदार हे सांगतो किंवा जर कधी तिकडे सैनिक जर कधी सीमेवर जर असतात तर या सैनिकाच्या बायकांना मुले कशी होतात, हे जर कधी समजा हे सरकार त्या आमदारावर जर समजा थोडीफारही सुद्धा कारवाई करत नाही तर हे सरकार खरोखर एकदम फेल ठरलेलं आहे। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो उज्ज्वला गैस देने की बात यहाँ पर की गई थी, वो उज्ज्वला गैस पूरी सभी मायने पर आखिरी तबके तक पहुँची है क्या? आखिरी आखिरी लोगों तक तो पहुँची नहीं है। और उन्होंने पहले कुछ लोगों को ये योजना का लाभ दिया, लेकिन सिलेंडर खलास होने के बाद में वो कैसा भर के लाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे हटके बुल्ढाना जिले का मैं एक मुद्दा बताना चाहूँगा कि गए 15 साल पहले यहाँ पे आनंदराव अड़सूल खासदार हो चुके हैं। अब 10 साल से प्रतापराव जाधव ये खासदार है, लेकिन इनका कहीं विकास नहीं है। विकास भी नहीं है, लोगों से मुलाकात भी नहीं है। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। बुल्ढाना शहर का अभी देखिए आप अतिक्रमण उठा है, इसके ऊपर भी खासदार का कोई बात नहीं। 15 साल से आनंदराव अड़सूल यहाँ से बाहर से आके यहाँ से लड़के गए। अब 10 साल से प्रतापराव जाधव यहाँ पे खासदार है, लेकिन कोई प्रकार का उन्होंने काम यहाँ पे नहीं किया। पूरे महाराष्ट्र में एकमेव खासदार ये खासदार ऐसे है कि इनका निधि रिटर्न गया। इतने निष्क्रिय खासदार इस जिले को मिले हैं और ये बारी में बदल हर लोग चाहता है कि ये बदल होना बहुत ज़रूरी है। बदल इसलिए होना ज़रूरी है कि उनकी मुलाकात ही नहीं होती है, उनके चेले चपाटे हैं, बस उनके चेले चपाटे ही यहाँ पे घूम रहे हैं और अपने आदमी के लिए वोट मांग रहे हैं। मुझे अगर बड़ा बनना है तो खासदार को चुन के दीजिए, मुझे अगर और तुमको बड़ा देखना है तो खासदार साहब को वोट दीजिए। इसका मतलब ये है कि खासदार साहब निष्क्रिय है। अब नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगे, अभी प्रॉपर के लोग अपने खुद के नाम पे वोट मांग रहे। खासदार को ऐसा कोई मुद्दा नहीं कि वो जो जाके किसी को वोट मांग सके। शेतकऱ्याच्या संदर्भात जे नरेंद्र मोदी साहेबांनी जे सांगितलं की बुवा खर्च वजा जाता 50% नफा द्यायचा, घाटा बुलढाणा जिल्हा असा आहे की घाटा खाली आणि घाटा वरील आपले देवेंद्र फडणवीस म्हणत होते 60,000 रुपये भाव कापसाला द्यायचा, तो आज रोजी कापसाले भाव 5400 रुपये 5500 रुपये। सोयाबीनले ज्यावेळेस आघाडी सरकार होतं त्यावेळेस 6,000पर्यंत भाव होता, तर 2700 रुपये 2500 रुपये भाव सोयाबीनले दिला। आणि कोर्टामध्ये यांनी लिहून दिलं की ॲफिडेविटने कोर्टाने सांगितलं ना की
म्हणजे भाव काय द्यायचा ते यांनी लिहून दिलं कोर्टामध्ये की आम्ही भाव देऊ शकत नाही शेतकऱ्याला। जो किसानों के आत्महत्या के लिए यहाँ पर ये बुल्ढाना जिला जाना जाता है। बहुत से किसानों ने यहाँ पर आत्महत्या हुई है जो कि उचित दाम न मिलने के कारण। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। सर बताइए कि आपके चुनावी मुद्दे क्या है और आप किसकी सरकार यहाँ पर देखना चाहेंगे? हम यहाँ पे शिवसेना और बीजेपी की सरकार देखना चाहेंगे। हमारे खासदार प्रतापराव जाधव साहब, कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, ये गलत बात है। पिछले 25 सालों से वो चुन के आ रहे हैं। उनका अगर आपने लीड देखो तो पहले सालों 10,000 मतों से आए थे, दूसरे विधानसभा में 20,000 से, और तीसरी विधानसभा में वो 40,000 मतों से चुन के आए थे। लोकसभा की अगर बात करेंगे, पहली बार वो 25,000 वोटों से चुन के आए थे, दूसरी बार वो 1,60,000 वोटों से चुन के आए हुए। उसके वजह से वो निष्क्रिय ही नहीं है। लोग गलत बात कर रहे हैं। बुल्ढाना जिले का विकास का अगर आप बात सुनना चाहते होगे तो खमगांव से लेकर जालने तक जो हाईवे नेशनल चले हुए, ये सब केंद्र सरकार के माध्यम से आते हैं। अजंठा से बैतूल तक वो भी केंद्र सरकार के माध्यम से आते हैं। यहाँ से चिखली से लेके अपने मेखर लोनार तक जो रोड जाता है लोनार सरोवर के लिए, वो भी केंद्र सरकार के माध्यम से ही आते हैं। तो लाखों करोड़ों के काम यहाँ पे इस जिले में चालू है। ये बात को आप अगर आप बुल्ढाना जिले में कौन से ही तालुके से आते होंगे तो आपको रोड के और बहुत सारे काम यहाँ पे चालू है। ये जो लोग कह रहे हैं ये गलत बात है। क्यों नहीं? तो यहाँ पर जो है प्रतापराव जाधव, इन्होंने जो काम किए हैं वो काम गिनाने की कोशिश यहाँ पर इन्होंने की है और कहा है कि इन्हें शिवसेना और भाजपा की सरकार यहाँ पर होनी चाहिए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह के सर 5 साल के अंदर विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में ये सरकार सही मायने में पास हुई या फेल हुई है? आपण मला जे प्रश्न विचारले आहेत त्याचा जर आपण विचार केला तर मला वाटतं हे जे भाजपचं सरकार आहे, फडणवीसाचं सरकार आहे, केंद्रामध्ये देखील मोदींच्या नेतृत्वामध्ये जे सरकार काम करत आहे हे 100% फेल्युअर सरकार आहे असं माझं मत आहे। त्याला कारण असं आहे की या सरकारच्या कालावधीमध्ये उच्च शिक्षितांची जी बेरोजगारी आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेली आपल्याला दिसून येते। काँग्रेसने जसं राईट टू एज्युकेशन हा कायदा केलेला आहे, हा कायदा तसा पाहिला तर फंडामेंटल राईटमध्ये आहे। या देशातल्या लोकांची त्यांनी संभ्रम किंवा तशा प्रकारची दिशाभूल केलेली आहे। आता माझं असं मत आहे की महाराष्ट्रामध्ये आणि केंद्रामध्ये देखील वंचित बहुजन आघाडीचं सरकार आलं पाहिजे। त्याला कारण असं आहे की या देशामध्ये जो उच्च शिक्षित बेरोजगार आहे त्या उच्च शिक्षित बेरोजगारांसाठी शिक्षणाधिष्ठित रोजगार हक्क कायदा हा झाला पाहिजे। कारण अलीकडे आपण पाहतो मोठ्या प्रमाणामध्ये उच्च शिक्षणांचे जे काही लोंढे आहेत हे लोंढे आपल्याला दिसतात आणि हे लोक जे उच्च शिक्षित आहे हे मोठ्या प्रमाणामध्ये सामाजिक राजकीय पार्ट्यामध्ये गेलेले आपल्याला दिसतात। हा रोजगाराचा परिणाम आहे आणि इथे जवळपास या समाजकारणात आणि राजकारणामध्ये जे जे लोक नेतृत्व करतात ही सर्व मंडळी या देशातल्या उच्च शिक्षित तरुणांसह किंवा 7वी 8वी पासून 12वी पर्यंत जी मंडळी आता लीडरशिपमध्ये उतरलेली आहे, ह्या सर्व लीडरला किंवा ह्या पोरांना जातीवादामध्ये, धर्मवादामध्ये हे गुंतवून ठेवतात आणि यांच्या भावना भडकून देतात। महापुरुषांच्या नावावर देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे भावना भडकून देतात, रस्त्यावर उतरवतात, आंदोलनं करतात। तिथे हिंसात्मक आंदोलनं झालं की पुन्हा त्यांना शांतता राखण्यासाठी देखील तिथे जातात। तर हा जो एक भाग आहे हा इथे कुठेतरी आपल्याला थांबवायचा आहे। बाबासाहेबांच्या राज्यघटनेनुसार वेलफेअर स्टेट आपण इथे निर्माण केलं पाहिजे। त्या हिशोबाने राजनैतिकता पाळणारा राजकीय पक्ष, राजनैतिकता पाळणारे नेतृत्व जे असेल त्याला मला वाटतं आपण निवडून दिलं पाहिजे। आणि ही ताकद वंचित बहुजन आघाडी इथे जी काम करते प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वामध्ये तिच्यामध्ये नक्कीच आहे असं माझं ठाम मत आहे। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। पिछले 5 सालों में किसानों की आत्महत्या जितनी 50 सालों में नहीं हुई उतनी उसके डबल ये 5 सालों में आत्महत्या हुई। मोदी जी ने कहा था कि हम 1.5 हमी भाव कर देंगे। 1.5 हमी भाव के नाम पर जनता से वोट मांगकर उन्हें गुमराह किया गया। फिर कुछ अभी हमारे साथियों ने यहाँ कहा कि हमारे खासदार साहब ने बहुत विकास किया। मैं उस साथी से पूछना चाहता हूँ कि जालना जलम 20 साल से यहाँ पर शिवसेना के ही खासदार रहे। पिछले 10 साल अड़सूड़ साहब, ये 10 साल हमारी खुद जिले के होने की वजह से ऐसी एक अपेक्षा थी कि खासदार प्रतापराव साहब करेंगे, मगर जालना जलम रेलवे के नाम पर भी हमें ठगा गया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। बुल्ढाना शहर में अतिक्रमण धारक पिछले 2 साल पहले अतिक्रमण धारक उठाए गए थे
उनके लिए जो यहाँ अतिक्रमण की दुकानें बनी उसमें भी केवल 130 या 35 लोगों को दुकानें दी गई। 1500 बेरोजगार यहाँ पर जो घूम रहे हैं, जिनके ऑलरेडी पहले से रोजगार था, उनसे रोजगारी छीने गई। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, उनसे छीन ली गई। अब इनके पास मुद्दे नहीं है। जिन मुद्दों पे इन्होंने मत मांगे थे वो सब मुद्दे खत्म हुए। 370 इस पे इन्होंने कुछ किया नहीं। जो महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद देश विरोधी बातें करती है, उनके साथ ही सत्ता में बैठे। अब इन्हीं के वहाँ गए हुए राज्यपाल ने कहा कि महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद की वजह से हमारे मिलिट्री ने कुछ सुरक्षा के जांच बरोबर नहीं हो सके उनके दबाव में, और उसकी वजह से पुलवामा जैसे हमले हुए। अगर हम इन्हें जवाब पूछने जाए तो हमें पाकिस्तानी या दोषी ठहराया जाता है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि संविधान को न मानने वाले, केवल हुकुमशाही की राह पे चलने वाली ये सरकार है, जिन्होंने युवाओं को सिर्फ केवल पाकिस्तान के नाम पे भड़काना। अगर हम कुछ पूछे तो पाकिस्तानी, और ये जाके खाए बिरयानी, ये क्या योग्य है? ये क्या न्याय की बात है? उसके बाद अभी नेशनल इसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को हार्दिक बधाइयाँ दी। अगर यही बधाई कोई कांग्रेसी, कोई बहुजन वंचित आघाड़ी, कोई दूसरे पक्ष का अगर नेता देता तो ये उन्हें सीधे पाकिस्तान ठहराए थे। इन्हें किसने अधिकार दिया? संविधान ने हर किसी को, बाबा साहब ने संविधान के मार्फत जो अधिकार लोगों को दिया है, वो अधिकार की तरह उन्हें जिंदा रहने दो। अगर आपने कुछ विकास किए, बताओ मोदी जी की किसी सभा में विकास के नाम पर कुछ हुआ क्या? अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल में यहाँ के एक आमदार साहब ने बताया कि हमने 18,000 करोड़ रुपए का विकास बुल्ढाना जिले में लाया। 18,000 करोड़ का के मायने इन्हें समझते हैं क्या? 18,000 करोड़ में क्या होता था? बुल्ढाने की पिछले 15 साल से पानी पुरवठा की समस्या है, जिसे राष्ट्रवादी ने मार्गी लगाया था, मगर 10 साल के सेना की सत्ता, सेना के आमदार, सेना के खासदारों में वो रुक गई। उस पर 10% अबो ज़्यादा से ज़्यादा नियम नगर पालिका था, इन्होंने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को बेच के 30% कर दिया। मतलब 120 करोड़ की योजना पे 25 करोड़ का घाटा किसके मत्थे चढ़ा? हमारे जनता के। अब इन्होंने कहा ये केवल अडानी, अदानी और टाटा, अंबानी, इनकी सरकार है। मध्यम वर्गीय जितने व्यापारी है उनकी हालत क्या है? फिर भी अभी कुछ लोग जो गलत कर रहे हैं, भावना के इसमें जाके, मराठीत जसं म्हणता भावनेच्या आहारी जाऊन, तो उसके भावना के इसमें आकर अगर इनको कुछ मत दे रहे हैं, तो मेरा तो उन लोगों को एक यह है कि अगर आज अपने भावना में आके इनकी गलत बातों में फंसकर मतदान दिया तो ये देश से संविधान खत्म करके लोकशाही खत्म करने के इसमें है। इसलिए ये सरकार ही नहीं चाहिए, ये सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। तो हमारे साथ युवा वर्ग है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने कहा था 2 कोटी रोजगार जो है युवाओं को देने की बात यहाँ पर की गई थी। 5 साल हुए, आपको लगता है कि ये जो 2 कोटी रोजगार यहाँ पर मिले हैं करके? पिछले गवर्नमेंट में मोदी सरकार ने जो वादा किया था इस देश की जनता से कि हम पूरे देश में 2 कोटी रोज़गार हर साल देंगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले FSSO का एक सर्वे आया था। उस सर्वे में उन्होंने बताया था कि इस देश में सबसे ज़्यादा, अभी तक की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी ये 4 सालों में हुई है। और ये सरकार सिर्फ वादे करने वाली सरकार है, इनके एक्चुअल फील्ड में इनका कोई भी काम नहीं हो रहा है। और युवा वर्ग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बेरोज़गारी से जूझ रहा है। और इस साल हमारे जो ये बुल्ढाना लोकसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बड़ा कोई भी उद्योग नहीं है। यहाँ के बच्चों को, स्थानिक बच्चों को बाहर रोज़गार के लिए जाना पड़ता है, और बाहर रोज़गार के लिए जाने के वक्त उनको वहाँ भी रोज़गार उपलब्ध नहीं हो रहा है। और बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या इस देश के सामने आज खड़ी है। तो मेरी तरफ से तो इस सरकार को बिल्कुल चुनाव में वोट नहीं करूँगा, और इस साल ये सरकार ज़रूर बदलना चाहिए, क्योंकि युवा इस सरकार के साथ नहीं है। युवाओं के विरोध में काम करने वाली, ये झूठे वादे करने वाली सरकार है। यहाँ पे अच्छे दिन नहीं आए हैं, मेरे किसान भाइयों के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए हैं। और युवाओं का जो सबसे बड़ा सवाल था युवाओं को 2 करोड़ रोज़गार देने का, तो मेरे ख्याल से युवाओं को रोज़गार भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए ये सरकार निश्चित बदलना चाहिए, और इस सरकार बदलने में युवा वर्ग का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, और इस देश की सरकार बदल देगी। या जातीवादी सरकार, हे भाजप शिवसेना हे जातीवादी सरकार आहे, आणि यांनी 4.5 वर्षे फक्त गाभण आश्वासन आणि अच्छे दिन येतील हे फक्त आश्वासन दिले। यानंतर यांनी काहीच केलं नाही। ना युवकाला रोजगार दिला, ना बेरोजगाराला रोजगार दिला। या सरकारनं फक्त बोलण्याचे आणि गाभण ठेवण्याचे आश्वासन दिले, बाकी हे सरकार गाभण ठेवल्याशिवाय दुसरं काहीच करत नाही। आणि हे जातीवादी सरकार आहे, हे संविधानिकवर चालणारं सरकार नाही। आपल्याला संविधानिकवर, घटनेवर चालणारं सरकार जर आणायचं असेल तर बाबासाहेब
बाळासाहेब आंबेडकर यांनी वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना केली। या वंचित बहुजन आघाडीमध्ये सर्व धर्माचे, सर्व पंथाचे, सर्व जातीचे 12 बलुतेदार लोक आहेत। पहिले जे बाळासाहेबांनी सुरुवात केली ही फक्त माळी समाजाचा उमेदवार दिला, महाराष्ट्रात पूर्ण पहिल्यांदा माळी समाजाचा उमेदवार दिला आणि या माळी समाजाचा उमेदवार देऊन आपण या बळीराम सिरस्कार यांना जास्तीत जास्त मताने निवडून आणा आणि बहुजनाचं सरकार आणा, एवढं सांगतो आणि थांबतो। जय भीम, जय महाराष्ट्र। अभी फ़िलहाल 5 साल पीछे आपने देखी कि जो सरकार है वो सरकार पूरे हिंदुत्ववादी पे मैं मुद्दा लूँगा कि हमारे जो बहुजन शेतकरी है वो शेतकरी के एक भी अभी जो भाव होने थे उस पर GST लगाई, भाव होने थे। अभी सोयाबीन को फ़िलहाल 3000 भाव और अपने वटाना जो अपने हरभर रहे थे उनको 4000 भाव, अभी तो 8000 और 10000 भाव होने थे। तो अभी पिछले 5 साल से अभी 3000 4000 से भाव। और हमारा जो शेतकरी रहता है जो अपन बीज बोए थे तो वो बोने के बाद में जो आखिरी तक अपन बिकने जाते मार्केट में तो वो जो अपन रखते, फिलहाल मेरे पास 3 एकड़ खेती थी, 3 एकड़ का 1 एकड़ में सिर्फ 5 क्विंटल होता, तो 15 क्विंटल के मुझे लगते हैं कि 15 और 45,000 आते एक साल में। तो मेरे उसमें 45,000 में से मैं 40,000 तो सब बांटते था। 5,000 में मेरा क्या होगा? मेरे लड़के ऐसे मेरे जब जो सब भाई शेतकरी है तो उनकी ये 5 साल पीछे जो सरकार थी उन्होंने एक को भी अपने जो फिलहाल जो उनको जो फैसिलिटी देना है तो वो फैसिलिटी एक ने भी दी नहीं। तो मुझे अभी सबसे ये बहुजन हिताय को और बहुजन सुखाय को और मेरे सब हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक विनंती है कि आप, मैं एक शेतकरी का लड़का हूँ, तुम भी अब शेतकरी के लड़के हो, तो तुमने ऐसा निश्चित करना है कि अपने बुल्ढाना जिले में सब बदल होना। और मैं कहूँगा कि जो अभी नए सरकार है, अभी फ़िलहाल तो जो बुल्ढाने में जो दोनों भी आमदार खासदार रहे हुए और 20 साल पहले सब सरकार, अभी भी 20 साल से नई सरकार होना। तो मैं कहूँगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो नया फार्मूला बुलाने में है और नए अपने बाबा साहेब आम्बेडकर का जो नाम अपन को लेना है तो बाबा साहेब आम्बेडकर के पीछे बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर अपने चलना है और अपने उनको वंचित बहुजन आघाड़ी को और अपने शेतकरी भाई बहन को और सब मेरे युवा को भी ये कहना है कि सब अपने को अपने शेतकरी को अपने पिताजी को बचाना है। तो अपन जी ये इन्होंने यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी की बात रखी है और सभी युवाओं की यहाँ पर बात रखी है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। सर बताइए कि जनधन खाता खुलवाया था पिछली सरकार ने और 15 लाख आपके अकाउंट में आने वाले थे, वो सही मायने में आपके अकाउंट में आए हैं? 15,000 तर काही अकाउंटमध्ये आलेच नाही, पण 15 वर्ष काय 20 वर्षही ती येणार नाही। हे निश्चित जे आहे या सरकारची फसवायची योजना आहे। कारण हा बहुजन समाज हा कसा आपल्या जवळ येईल, याला कोणत्या प्रकारचं चॉकलेट द्यायचं, हे चॉकलेट आहे जे पुरे मास्टर माइंड 1 नंबर आहे ते BJP सेनेवाले, त्याच्याबद्दल काही विरोधच नाही। बाबासाहेबांनी सांगितलं शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। या 3 गोष्टीतून आता बहुजन खरोखर म्हटला तर संघर्षाच्या मार्गाने आता चालला। आता संघर्षाशिवाय पर्याय नाही आणि संघर्ष आता हा सक्सेस झाल्याशिवाय राहणार नाही। कारण आता वंचित बहुजन आघाडी हे फार मोठी संघर्ष चालू आहे। आता या बहुजन आघाडीलाच आता विजय केल्याशिवाय पर्याय नाही। आता हे विजयी होतेच, कारण आपल्यामध्ये आता तूट पडण्याची गरजच राहिली नाही। कारण मुस्लिम, बौद्ध, मातंग सगळा बहुजन हा संपूर्ण एक झाला। आता या एकीला कोणीच तोडू शकत नाही। आता बाळासाहेबांचे हातच बडकट होतील, एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपतो। जय। यहाँ पर इन्होंने अपनी वंचित बहुजन आघाड़ी का यहाँ पर समर्थन किया है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। काका हमारे साथ है। काका बताइए कि पिछली जो सरकार थी उस सरकार के अंदर स्वास्थ्य हो, विकास हो, रोजगार हो या महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, किस तरह से आप पिछली सरकार को सफल हुई किस तरह से मानते हो? तो पिछली सरकार जो थी उसके बारे में मुझे मालूमात है, पर एक बात बोलता हूँ कि बहुजन महासंघ को जो बुल्ढाना में अकोला जिला में टीचर था, तो वहाँ पर जो एक कोई लोग एक विशिष्ट एक उसका समाज है, वो समाज के लोगों को आगे लाते। बाकी ये देखा मैंने कि वहाँ बुद्ध समाज, मुवेडिया समाज की कसार बंगड़ी डालने वाली वही अध्यक्ष हो गई। तो ये तो कोई महाराष्ट्र में दिखा नहीं मेरे को। ये भगत वाला साहब के वहाँ टीचर था मैं, तो वहाँ एक गरीब लोग जो जिसके पास 2 एकड़ जमीन थी, वो आदमी ने गरीब आदमी बंजारा समाज को मैं, तो वाला साहब अपने बाबा साहेब आम्बेडकर लग रहा दो राज्य मंत्री, उसके लड़के को वो ये हो गया, निवडणूक में गिर गया। तो कहने का मतलब मैं ये कहूँगा कि जब बहुजन समाज को ये वेव में रहना है तो उनको समझना चाहिए। बुद्ध, मुसलमान, बंजारा, माली ये सब लोग इकट्ठा आ गए ना तो इनको राजकारण की दुनिया दिखेगी, वरना ये लोगों के पीछे थैला लेके घूमेंगे।
ये बैग लेके घूमना है, उनके पैर चाटना है और उनके पीछे पीछे घूमना है, ऐसी ज़िंदगी जा रही। तो बोलना कड़ू बोल दिया। तो ये पटेल का ऐसा है कि वो किसी को अंदर आने नहीं देते और बगैर गरीबों को खींचते थे, अपना लालच बिताते थे, मत ले लेते और बाद में उनको छोड़ देते, ऐसा चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूँ कि जब बहुजन समाज जिसको बोलते हैं, बहुजन बोले तो इसमें अपने गरीब लोग जो है, जिनको राजकारण मालूम नहीं, जो कभी राजकारण में आए नहीं, उन लोगों को यहाँ उनको राजकारण दिखेगा। वो कहीं तो पद पर रहेंगे, कोई अध्यक्ष रहेंगे, कोई सदस्य रहेंगे। मैं कहूँगा कि अकोला जिला में आज 25 साल के आज बहुजन समाज की पार्टी में अकोला जिला है, वैसे बुल्ढाना में होना चाहिए, ऐसा मैं इच्छा करता हूँ। जी, यहाँ पर काका जी ने यहाँ पर बात रखी है कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, ये वंचित बहुजन आघाड़ी ने सभी तबके के लोगों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया है। हर लोग यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा है इस वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, युवा वर्ग जुड़ा है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह का वोट करने के लिए किस तरह के मुद्दे उनके पास है, क्या मुद्दे देखकर आप वोट करना चाहेंगे, इसके बारे में ज़रा बताइए। अभी देखा जाए तो खिलाड़ में जो अभी एजुकेशन के हिसाब से जो चल रहा है, रोज़गार जो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी योजना भारत तक लाते हैं आप लोग, लेकिन चुनाव आने के बाद सिर्फ चॉकलेट दे के सब चले जाते हैं और उसके बाद कोई देखता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, आदमी को कोई मिल रहा है क्या कोई नहीं मिल रहा है। जो भी सत्ता आती है वो क्या करते हैं, चॉकलेट देते रहते हैं। हम लोग चॉकलेट ले रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, सब ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी अभी तक हो रहा नहीं। जो भी सत्ता है कि उनको हमको यही कहना है कि आप जो बेरोजगार है उनके लिए काम करें, बच्चों लोग के लिए काम करें, जो अभी धूप काले में जो भी समस्या है, जो आदिवासी भागों के लिए उनके लिए काम करें। ये थे युवा वर्ग जिन्होंने अपनी यहाँ पर बात रखी है। और आज के लिए बस इतना ही। कौन सा नेता उतरेगा जनता की कसौटी पे खरा? किसने बदली शहर गांव और कस्बों की तस्वीरें? किसने पीटे सिर्फ आश्वासन के ढोल? किसके दामन पर लगा भ्रष्टाचार का दाग? जनता उठाएगी अपने सवाल बिना किसी रोक टोक।